डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो जो थी लेक्चर 14, उसमें आपको बताया गया था रिलेशन बिटवीन वेंटा फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फ़ा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, उसमें आई और अल्फ़ा में आपको रिलेशन पता चल जाएगा और उससे रिलेटेड मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ, तो उनको समझिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है और बेंजोइक एसिड जो है वो सॉल्यूट है। शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज़ 4.9 kg पर मोल। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब कि ये क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा, जिसको आप KF से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ़ इट फॉर्म ए डाइमर इन सोल्यूशन। तो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको जब आप बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक डाइमर बना देता है। तो वो आपको देखना है कि इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज एसोसिएशन। तो डाइमर बनाना क्या होता है, एक एसोसिएशन होती है। तो वो किस हद तक एसोसिएशन हुई कि सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, अगर फिर तो वो 100% एसोसिएशन होती है। लेकिन यूजुअली जो परसेंटेज एसोसिएशन होती है वो लेस देन 100% होती है। तो वही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वो देखिए, जो फार्मूला पिछले वीडियो में ड्राइव किया था उसी से रिलेटेड हम करेंगे। तो ये एक NCERT सोल्ड क्वेश्चन है NCERT बुक में, और ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में भी आया हुआ है। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम पहले मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलैलिटी जो M है, तो वो फार्मूला क्या था, W2/M2 W1 1000। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, और ये 1000 लगा दिया ग्राम के KG बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो हम मोलैलिटी ही निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। तो क्या बेंजोइक एसिड का फार्मूला आपको याद है, C6H5COOH। तो इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का जैसे 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 72 + 5 प्लस कार्बन का 12 प्लस फिर 16 + 1, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 120। तो ये उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये मॉलिक्यूलर मास, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 25, और ये कितना है यहाँ पर 1000। तो इस तरह से आप मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की निकाल लेंगे, तो वो आपकी आ जाएगी 0.656। तो इस तरह से आपने मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो देखिए कौन सी है, वो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF = क्या था, KF × M। तो ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, और ये क्या है, मोलैलिटी है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जिस केस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है, तो उसमें आपको यहाँ पर वेंटा फैक्टर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये फार्मूला है इस केस में। तो डेल्टा TF कितना है, यहाँ पर डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कितना है, ये है 1.62, और ये वेंटा फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। और KF जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन के लिए कितना दे रखा है, वो है 4.9, और मोलैलिटी जो है आपने अभी फाइंड आउट की है वो कितनी है, 6.656। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, वेंटा फैक्टर। तो ये कैसे आएगा, इसको यहाँ से डिवाइड करके, तो वेंटा फैक्टर आप निकाल लेना इसको डिवाइड करके, तो ये 0.504 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको आपने अप्रोक्सीमेटली 0.5 नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो 100% आ जाएगा, और परसेंटेज एसोसिएशन आपको कैलकुलेट करनी है एग्जैक्ट, और वो 100 से कुछ कम ही होगी। तो देखते हैं कितनी होगी। तो जब वेंटा फैक्टर निकल आता है तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में जो अल्फ़ा का जो फार्मूला आपको बताया गया था एसोसिएशन के केस में, वो क्या था, वो 1 - I
इंटू एन अपॉन एन माइनस वन, इस तरह से था। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि ये डाइमर बनाता है, तो डाइमर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल डिसोशिएट होते हैं, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। तो एन यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया अगर डाइमर बनता है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 0.504, ये आई की वैल्यू है, और ये कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से जो अल्फ़ा आएगा आपके पास वो आ जाएगा 0.992, तो ये आ जाएगा। तो ये मैंने आपको ज़रूर बताया था कि परसेंटेज एसोसिएशन जो है, आपको डेरिवेशन में भी ये लिखवाया था कि परसेंटेज एसोसिएशन क्या होती है, अल्फ़ा इंटू 100, तो 0.992 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99.2%। तो इस तरीके से ये निकालते हैं परसेंटेज एसोसिएशन। तो एक और क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप का, जो अभी एसोसिएशन का किया था उसी टाइप से एक डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अभी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में आया हुआ है, तो इसको समझते हैं। ए सोल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ये ग्राम पर लीटर में दिया है। इट हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.75 एटमॉस्फेयर at 27 Kelvin. Calculate the degree of dissociation of NaCl in this solution. तो इस सोल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो कौन सी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर की। और ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं वो ग्राम पर लीटर में नहीं बल्कि किस में यूज़ करते हैं, मोल पर लीटर में। तो पहले तो हम इसको कैसे देखिए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कंसंट्रेशन है वो 5.85 ग्राम पर लीटर है। तो ग्राम पर लीटर को आपको क्या करना है, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको NaCl के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर, या इसको हम लिखते हैं 0.1 m, मोलैरिटी में आ जाएगी, मोल पर लीटर में। तो वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसका फार्मूला क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसको पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो था P = CRT। और क्योंकि इसमें NaCl जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें डिसोसिएशन होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम यहाँ पर लगाते हैं वेंटा फैक्टर। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ये 4.75 है ऑस्मोटिक प्रेशर, और वेंटा फैक्टर जो है आपको कैलकुलेट करना है, और कंसंट्रेशन आपने निकाल ली है मोल पर लीटर में 0.1, और R की वैल्यू आपको याद ही होगी कितनी होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, और टेम्परेचर जो है आपको यूज़ करना है केल्विन में। तो यहाँ पर दे रखा है सेल्सियस में, आपने इसमें 273 ऐड कर देने हैं, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। तो यहाँ से ये सब आप इधर डिवाइड करके क्या कैलकुलेट करेंगे, वेंटा फैक्टर। तो यहाँ से जब आप वेंटा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1.928। तो इस तरह से आ गया वेंटा फैक्टर। तो वेंटा फैक्टर के बाद आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिसोसिएशन के केस में जो फार्मूला था वो क्या था, अल्फ़ा का ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो था I-1 अपॉन n-1। तो I तो आपने निकाल लिया, यहाँ पर कितना है 1.928 माइनस कितना हो गया 1, और n नंबर ऑफ आयंस, तो ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन देता है, ये 2 आयन देता है, तो 2 - 1, तो यहाँ से ये 2 - 1 आ गया। तो ये सोल्व करके कितना आएगा 0.928। तो ये तो आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद आपको क्या करना है, जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अल्फ़ा इंटू 100 मीन्स 0.928, ये है 0.928 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो ये 92.8% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। अगर आपको फार्मूला लर्न हो जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव लोएस्ट एंड विच विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनमें से आपको ये दे रखा है 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर ग्लूकोज और ये 0.1 मोलर क्या है BaCl2। तो आपको बताना है कि इनमें से हाईएस्ट किसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट और लोएस्ट किसका होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इनकी मोलर कंसंट्रेशन तो सेम ही है, लेकिन आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि NaCl जो है इट डिसोशिएट टू गिव 2 आयंस इन सोल्यूशन, ये 2 आयंस देता है सोल्यूशन में, और ये ग्लूकोज जो है डज नॉट डिसोशिएट, तो ये तो डिसोशिएट ही नहीं होता है। और BaCl2 जो है इट गिव्स 3 आयंस इन सोल्यूशन, तो ये क्या करता है 3 आयंस देता है इन सोल्यूशन में। तो एक्वस सोल्यूशन में ये एक बेरियम आयन है और 2 जो है वो क्या है Cl नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आयंस जो हैं सोल्यूशन में ये देगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ऑब्जर्व करेंगे इस केस में सबसे ज़्यादा करेंगे। तो इस केस में उससे कम थोड़ा इस केस में होगी और सबसे कम जो होगी वो इस केस में होगी ग्लूकोज के केस में। तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये मतलब हुआ कि इस केस में क्योंकि हम नंबर ऑफ आयंस सबसे ज़्यादा हैं और इस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करेंगे सबसे ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जो होगा वो किस केस में होगा, BaCl2 के केस में। तो BaCl2 के केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम किसका होगा, नेचुरली फिर किसका होगा, ग्लूकोज का। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट तो हो गया हाईएस्ट और BaCl2 का हो गया मिनिमम, क्योंकि इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हो रहा है। डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा और इसका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर यही क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन होता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो इस केस में मैक्सिमम एलिवेशन मतलब मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट देखें तो फिर इसका वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा और ग्लूकोज का लोवेस्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनको ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको यहाँ पे 4 सोल्यूशन दे रखे हैं। ये 34.2 ग्राम पर लीटर सुक्रोज है, 60 ग्राम पर लीटर यूरिया है, 90 ग्राम पर लीटर फिर ग्लूकोज है और 58.5 ग्राम पर लीटर जो है NaCl है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इस तरह से, तो वो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर में, और यहाँ पर क्या दिया है, ग्राम पर लीटर में। तो सबसे पहले हम इस ग्राम पर लीटर का क्या करेंगे, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कर लेते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास आपको याद होगा कितना होता है, 342। तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मोल पर लीटर में आ जाएगी कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे, और इसी तरह से जो 60 ग्राम पर लीटर यूरिया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास तो 60 ही होता है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.0 मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन हो गई। इसी तरह से 90 ग्राम पर लीटर यूरिया, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, आपको याद ही होगा वो कितना होता है, 180। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे 180 से तो ये 0.5 आ जाएगी। तो आगे ये है 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl। तो ये 58.5 को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी है कितना, 58.5। तो ये आएगा 1 मोल पर लीटर, मतलब कि 1 मोलरिटी लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सुक्रोज जो है या यूरिया जो है, ये ग्लूकोज हैं, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, मतलब कि ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। लेकिन NaCl जब डिसोशिएट हो जाएगा तो ये अपना कंसंट्रेशन डबल शो करेगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि आफ्टर डिसोशिएशन तो ये कंसंट्रेशन कितनी शो करेगा, डबल।
क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो डबल हो जाएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो अब आप ये कंसंट्रेशन देखकर इनको इजीली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे कम किसकी है यहाँ पर? सबसे कम है सुक्रोज, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा किसका होने वाला है? ग्लूकोज का। और उससे ज़्यादा है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में यूरिया। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? NaCl का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सब डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पर। तो आगे हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वाई लिक्विड अमोनिया बोतल इज़ फर्स्ट कूल्ड बिफोर ओपनिंग इट। तो अमोनिया की बोतल जो है, जो हम खोलते हैं तो वो उसको पहले ठंडा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि अमोनिया का जो है वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसको कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या होगा? वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बोतल खोलते वक्त वो अमोनिया स्प्लैश आउट, मतलब कि बाहर एकदम से निकल के नहीं आएगा। तो इसका आंसर है कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होता है, जिससे हम उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा है, ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई डज़ द यूज़ ऑफ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम। तो ये आपको पता ही है कि कुकर में जब कोई खाना बनाते हैं या कोई वेजिटेबल किसी को बॉयल करना है, पोटैटोज़ वगैरह को, तो टाइम कम लगता है ओपन वेसल की कंपैरेटिवली। तो ऐसा क्यों होता है? जब उसको टाइटली बंद कर देते हैं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, बाहर का जो प्रेशर है उसकी लिड से कुकर की, वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो प्रेशर, आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को टच करता है, तो वही होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे प्योर सॉल्वेंट का वाटर का 100 डिग्री होता है, तो वो 100 डिग्री तक ही हीट दे पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रेशर कुकर से क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? अगर हाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। सपोज 100 की बजाय 105 हो जाता है, तो 105 तक हीट आपको उसको वेजिटेबल को मिल रही है। तो इससे क्या होगा? तो वो अच्छे से बॉयल हो जाएगी और कुकिंग टाइम कम लगेगा। तो इसका आंसर यही है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हाई हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है और इसलिए कुकिंग में टाइम कम लगता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो जैसे वाटर होता है HOH, तो उसके सारे मॉलिक्यूल किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसी तरह से अल्कोहल के भी सभी मॉलिक्यूल, अल्कोहल क्या होता है? ROH। तो एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल आप यहाँ पे ले लीजिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन वो इंटरेक्शन जो है, जो पहले वाली इंटरेक्शन के कंपैरेटिवली क्या होती है? वीक होती है। तो आपको यहाँ पे यही कहना है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर जो हैं वो पहले से क्या हो जाएंगी? वीकर हो जाएंगी। इसलिए वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। वेपर प्रेशर जो है पहले कंपैरेटिवली अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको बताना ये है कि ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव। तो अगर आपने वो पढ़ रखा है टॉपिक, तो आपको याद आ गया होगा कि इंटरेक्शन वीक होने से सोल्यूशन क्या करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि इंटरेक्शन वीक हो जाने से जो सोल्यूशन है दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर करना है, ये NCERT क्वेश्चन है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इन वाटर इन कार रेडिएटर्स वाइल ड्राइविंग इन हिल स्टेशन। तो जब हिल स्टेशन पे कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कार के रेडिएटर में जो वाटर ऐड करते हैं तो उसमें थोड़ा इथाइलिन ग्लाइकोल भी ऐड कर देते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो सॉल्यूट है वाटर में क्यों ऐड कर रहे हैं? तो क्योंकि वाटर का हिल स्टेशन में क्या होता है? वाटर के फ्रीज़ होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है, टेम्परेचर जो है काफ़ी लो होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा और वाटर जो है वो फ्रीज़ नहीं होगा, तो हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाने में आसानी रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका रीज़न क्या है। और उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स।
तो हिल एरिया में जैसे स्नो हो जाती है तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते, तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्यों डाल देते हैं? तो सोडियम क्लोराइड भी क्या करता है, वाटर का क्या कर देता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होने से वाटर जल्दी से फ्रीज नहीं होता है और वो इजीली मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको स्नो को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसको डी आइसिंग एजेंट भी बोलते हैं, ताकि आइस ना जमने पाए, इसलिए इसको स्प्रे करते हैं। इसकी जगह पे मतलब ये NaCl है, इसकी जगह पे कोई और सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये क्या है, वाई डू गैसेज नियरली टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज़ रेज्ड। तो ये एक NCERT क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि गैसेस जो हैं लिक्विड में कम सोल्यूबल क्यों हो जाती हैं अगर आप टेम्परेचर रेज करते हैं, मतलब कि इंक्रीज़ करते हैं। तो जब गैस को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो उसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट इवॉल्व होती है। तो हीट जिसमें इवॉल्व होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि वो तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और गैस जो है वो लिक्विड से क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज़ हो जाती है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन, वाई कैम्फर इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन। तो एंथ्रेसिन है ये। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कैम्फर में एक तो सोल्यूबल होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इनका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो कैम्फर का है, तो आपको याद रखना है कि वो बहुत क्या है, हाई है। तो उसकी हाई की वजह से तो इसमें जो डेल्टा TF आएगा, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हाई होने की वजह से जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो जो डेल्टा TF होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो उसको आप इजीली किसी ऑर्डिनरी थर्मामीटर से भी मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में याद यही रखना है कि कैम्फर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हाई है, जिससे डेल्टा TF भी हाई आ जाता है और उसकी मेजरमेंट जो है आपके लिए ईजी हो जाती है। तो इस मेथड से जब हम इनका ये निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, इस तरह के कंपाउंड्स का जब कैम्फर में डिसॉल्व करके निकालते हैं तो इसको बोलते हैं रास्ट मेथड। तो रास्ट मेथड क्या है, तो वो भी यही है, जब कैम्फर को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद है ये क्वेश्चन 8th, वाई डू एक्वेटिक स्पीसीज लाइक फिश फील मोर कंफर्टेबल इन लेक्स इन विंटर देन इन समर। तो जो फ़िश है उसको लेक्स के अंदर विंटर में इतना कंफर्ट क्यों फील होता है जो समर में नहीं होता। तो उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, वाटर में क्या होती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कब ज़्यादा होगी, हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर। तो आपको पता है कि गैस की सोल्युबिलिटी जो लिक्विड में है वो लो टेम्परेचर पर, मतलब विंटर में ज़्यादा होती है समर के कंपैरेटिवली। तो उनको ब्रीथिंग के लिए विंटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व मिलती है वाटर में, इसलिए वो मोर कंफर्टेबल फील करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आगे लास्ट में करते हैं, वाई प्योर इथाइलिन इथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड सेपरेट, जो कि 95.6% अल्कोहल होती है। तो इसको हम और ज़्यादा इसकी अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो क्या हमें 100% इथाइल अल्कोहल मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें 4.4% क्या होता है, वाटर होता है, और इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि इन दोनों का जो मिक्सचर है 95.6% अल्कोहल प्लस 4.4% वाटर, तो ये एक बन जाता है क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जिसको बोलते क्या हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो इसमें जब आप इसको डिस्टिलेशन में हीट करते हैं तो ये दोनों इकट्ठे बॉयल हो जाते हैं लाइक प्योर लिक्विड, जो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन में आपको बताया था। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनने की वजह से इसमें से वाटर को आप अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बावजूद भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।